हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग मेरी क्लास में नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया हुआ है, उसकी मैंने आप लोगों को 2 यूनिट करा दी हैं और आज मैं इस वीडियो में आपको थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही है जिसे मैं आज शुरू कर रही हूँ। तो इस हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर के 1848 कि यूरोप में ये जो पीरियड है 1830 से और 48 तक का जो पीरियड है वो क्रांति का दौर माना जाता है। तो हम देखेंगे कि भाई इस पीरियड में कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इससे पहले का जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। बहुत जल्दी हम उसका रिवीजन ले लेते हैं। देखो, आप जानते हो कि 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी और उस वियना कांग्रेस के अंदर बाद में जो था, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि वियना कांग्रेस में नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस यूरोप में लाए गए थे वो सारे जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। जो टेरिटरी फ्रांस ने जीती थी वो सब उसे वापस ले ली गई थी और कंजर्वेटिव जो थे वो फिर से फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर पावर में आ गए थे। ये चीज आपको याद रखनी है कि कंजर्वेटिविज्म जो था वो वियना कांग्रेस के बाद भी सेटअप हो गया था और वो भी बहुत ऑटोक्रेटिक थे। उसके बाद देखो, फिर उन्होंने जितने भी जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों को उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। हमने मेजिनी के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो देखिए, अब उसके बाद में तो ये सिचुएशन चल रही थी, है ना। तो मैंने आपको इस पीरियड की सिचुएशन बताई कि भाई वहां पर किस तरीके के हालात थे। तो अब हम अपना शुरू करते हैं। तो देखिए कि कंडीशन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप की क्या कंडीशन थी। तो यहाँ कंजर्वेटिव कंसोलिडेटेड देयर पावर। इस बीच में देखो, कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने अपनी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल हो गए हैं। लेकिन अब ये सब चल रहा है, देखो दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कंजर्वेटिव जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं और जो लिबरल है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए जो है फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन की क्रांति जो है, एक रेवोल्यूशन जो है वो करने में लगे हुए हैं, शुरू करने में लगे हुए हैं। तो वो भी लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। कंजर्वेटिव अपना काम कर रहे हैं और लिबरल्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव कंसोलिडेटेड देयर पावर, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है, तो देखो ये दो विचारधाराएं हैं कि यहाँ पर हम देखें कि जो लिबरलिज्म यानी जो उदारवाद और आपका राष्ट्रवाद है ना, तो ये दोनों केम टू बी एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। तो ये यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो है वहां पर ये रेवोल्यूशन जो है की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अब कहाँ कहाँ पर देखो, सच है जर्मन स्टेट, आपने कि भी जर्मन आपने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में कि जर्मन जो है वो 39 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड था। अब वहां पे उनको मिलाकर के एक जर्मन नेशन बनाना है, तो इसकी तैयारी की जा रही है। इधर हम देखें कि और यहाँ पर प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और ये लोग भी ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे हम ग्रीक के बारे में हम पढ़ेंगे। और इधर हम देखें कि आयरलैंड है, पोलैंड है, तो यहाँ सभी जगह पर जो है विरोध हो रहे हैं। तो इसीलिए इस पीरियड को हमने क्या कहा है, 1830 से बीच का और 1848 के बीच का जो पीरियड है वो एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया है। याद रखना है, कंसोलिडेटेड अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं और लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो अपने अपने मकसद में लगे हुए हैं, वो यूनिफिकेशन में लगे हुए हैं कंट्रीज के और इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जो रेवोल्यूशन लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट, और इसमें यहाँ ये जो रेवोल्यूशन जो हो रही थी ये कौन कर रहा है, लिबरल नेशनलिस्ट है। अब ये लोग कौन है, दे बिलोंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास, है ना। ये लोग पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं। इसमें डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं। तो ये सारे लोग मिलकर के जो हैं ये क्रांति करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन कि भाई क्या
1830 में क्या किस तरीके के हालात जो थे वो फ्रांस के अंदर चल रहे थे। अब देखिए सबसे पहला फर्स्ट अपहेवल जो हुई थी वो फ्रांस के अंदर हुई थी। फ्रांस में फर्स्ट हेवल टुक प्लेस इन फ्रांस कब हुई थी? जुलाई 1830, है ना, कि 1830 जुलाई के अंदर हुई थी। अब वहां पे क्या हुआ था, तो हमें केवल उसका रिजल्ट ही हम पढ़ रहे हैं कि बर्बन डायनेस्टी, आपको याद होगा कि वियना कांग्रेस के अंदर जब कंजर्वेटिव पावर में आ गए थे तो बर्बन डायनेस्टी जो थी दे रिस्टोर टू पावर, वो फिर से पावर में आ गए थे। लेकिन अब क्या होता है कि 30 में जब वहां रेवोल्यूशन होती है तो बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिजाइन, तो दे वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल। अब लिबरल जो है उन्हें हटा देते हैं और वहां पर इंस्टॉल्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी उसके बाद में फ्रांस के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी अब राजा जो है उसके पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है ना, अब वो लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से भाई फ्रांस के अंदर विद्रोह हो गया। उसके साथ और देखिए उसका जो हेड जो बनता है लुई फिलिप जो है, ही बिकम द हेड, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए फिर सेकंड नंबर पर होती है अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स के अंदर विद्रोह शुरू हो जाता है। तो देखो आपने देखा था कि ये जब वियना कांग्रेस हुई थी तो बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड को दे दिया गया था। अब उसके अंदर भी कर सकती है अपने आप को नीदरलैंड से अलग कराने की। तो देखिए यहाँ पर कि जब ब्रुसेल्स के अंदर जो विद्रोह होता है तो बेल्जियम ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हर कंट्री जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए लगा हुआ है। सबसे पहले क्रांति हुई थी वो आपकी फ्रांस के अंदर हुई थी, है ना। तो इसीलिए मैटरनिक ने क्या, देखो एक कोटेशन उस समय बड़ी फेमस थी, मैटरनिक ने क्या कहा है इसके इस सिचुएशन को देख करके कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, है ना, कि भाई अगर फ्रांस को छींक आई पूरे यूरोप को जुकाम हो गया। यानी अगर एक छोटी सी भी घटना फ्रांस के अंदर होती थी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे यूरोप के ऊपर होता था और वहां पर भी विद्रोह होने लगते थे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको दो विद्रोह बता दिए फ्रांस के अंदर। वहां पर बर्बन डायनेस्टी जो है वो लॉस्ट पावर उसकी छिन जाती है, खत्म हो जाती है, ओवरथ्रोन कर दिया जाता है और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो स्टैब्लिश होती है। लुई फिलिप जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क डिक्लेयर किया जाता है। उसकी देखा देखी थोड़े कुछ समय बाद जो है देखिए फिर बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। अब इसमें हमें एक और पढ़ना है, वो है हमारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।